नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे महान उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम की और जानेंगे कि आखिर क्या उपयोगिता है जर्मी बेंथम के विचारों की राजनीतिक विज्ञान में। हम जब भी किसी राजनीतिक विचारक को पढ़ते हैं तो हमें यह सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर क्यों हमें उनके विचारों को पढ़ना चाहिए, क्या उपयोगिता है उनके विचारों की, ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हम जिस समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जर्मी बेंथम की योगदान को। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जर्मी बेंथम एक ब्रिटिश दार्शनिक और विधि विशेषज्ञ थे जिन्हें प्राचीन उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। मतलब राजनीति विज्ञान में उपयोगितावाद को लाने का जो श्रेय है वह जर्मी बेंथम को दिया जाता है। उनका जो मुख्य योगदान है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे हम उपयोगितावाद जानते हैं, का सिद्धांत था। उनके अनुसार नैतिकता का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि वह कितनी खुशी या सुख उत्पन्न करती है। मतलब नैतिकता का जो पैरामीटर है वह बेंथम ने डिसाइड कर दिया है कि कोई कार्य है उसको करने से कितनी खुशी या सुख उत्पन्न होता है, वह है नैतिकता का मापदंड, नैतिकता का पैरामीटर। बेंथम का मानना था कि समाज में ऐसे कानून होने चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करें। अब ये जो लाइन है ना, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख, ये है कोर लाइन, मेन लाइन यही है। उपयोगितावाद को एक शब्द में, एक सेंटेंस में अगर खत्म करना हो तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये इसकी कोर थीम है। तो ये जो नैतिकता को पैरामीटर डिसाइड किया गया है कि अधिकतम खुशी जो उत्पन्न करता है कार्य वही नैतिक है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वह आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको अपने विचारों को भी व्यक्त करना आना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी इसे थोड़ा सा सोचिए और इस पे और लिखने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में, इससे आपकी क्रिएटिविटी का निखार होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेंथम की विचारधारा का समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने कहा था कि किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी विचारधारा का राजनीति पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेंथम की विचारधारा ने समाज और राजनीति में गहरे परिवर्तन किए हैं। उन्होंने विधि सुधार, जेल सुधार और लोकतांत्रिक सरकार की वकालत की है। उनका उपयोगितावाद सिद्धांत सामाजिक नीतियों और कानूनों के निर्माण में उपयोगी साबित हुआ है, जहां कानूनों को इस आधार पर आंका गया है कि वे कितने लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। बेंथम के विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय व्यवस्था को प्रभावित किया है। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा, इसमें लिखा हुआ है कि बेंथम ने मानवाधिकार, मताधिकार के विस्तार, कानून की पारदर्शिता, शासन में अधिक से अधिक जनता की भागीदारी की वकालत की है। साथ ही बेंथम ने विधि सुधार, लीगल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में भी कार्य किया है, जिसका समाज के दृष्टिकोण से आज भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये जो सामाजिक कार्य बताए हैं, इतने सारे रिफॉर्म्स बताए हैं, तो बेंथम का योगदान आपको क्या लगता है कि क्या जो इससे पहले कुछ पढ़ा था आपने, इसकी पहले की स्लाइड में पढ़ा था कि वही कार्य नैतिक है जो सबसे ज्यादा सुख प्रदान करता है, इन दोनों में आपको कुछ विरोधाभासी लगा क्या? क्या आप ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक चोर को चोरी करने से अधिक सुख मिलता है तो क्या वह नैतिक हो जाएगा? क्या वह नैतिक हो जाएगा क्या? अगर किसी चोर को चोरी करने से ज्यादा सुख मिलता है तो चोरी का कार्य नैतिक हो जाएगा क्या? अब इसका समाज पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लीजिए कोई चोर चोरी करता है, उसको ज्यादा सुख मिलता है तो उसे नैतिकता के मापदंड पर माप दीजिए। अब समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? क्या यह कार्य सामाजिक दृष्टि से सही है? देखिए, इसके पीछे भी एक छुपी हुई चीज है। बेंथम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई चोर है और वह चोरी करता है और उससे उसे सुख प्राप्त होता है, तो यह कार्य नैतिक नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था इससे पहले कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख और ज्यादा से ज्यादा जिस कार्य को करने से सुख मिलता है वह नैतिक है। लेकिन बेंथम ने कहा है अधिकतम व्यक्तियों का, चोरी करने से अधिकतम व्यक्तियों को नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को सुख मिल रहा है, अधिकतम व्यक्तियों को सुख नहीं मिल रहा है। यहां अधिकतम व्यक्तियों की बात हो रही है, मेजोरिटी की बात हो रही है। तो जिस कार्य को करने से 51% लोगों को खुशी मिलती है वह कार्य करना है 50+1।
49% को दुख मिलता है तो मिल जाए, ये बेंथम का मानना है। लेकिन इसमें भी एक आलोचना है। अब इसमें आलोचना क्या है? इसमें आलोचना ये है कि 49% भी तो व्यक्ति है भाई, उनका क्या होगा? उनके दुख को आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? क्या 49% अगर भले 51% से कम है मान लिया, लेकिन भाई 49% व्यक्ति भी तो व्यक्ति हैं, ह्यूमन हैं, क्या उनका दुख मायने नहीं रखता? बिल्कुल, इसकी आलोचना की जाती है बेंथम की कि वह अल्पसंख्यकों के दुख को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देता है बहुसंख्यकों के हित में। एक उदाहरण इसका यह भी दिया जाता है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं एक स्टेडियम में बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति, जो कई खेल होते हैं ना कि जो लड़ता है बैल से लड़ता है, भले ही उसकी उस बैल से लड़ते हुए जान चली जाए, लेकिन उस जान भले ही उसकी जान जा रही है एक व्यक्ति की, लेकिन बहुत सारे लोग जो स्टेडियम में बैठे हुए हैं उनको आनंद आ रहा है। तो क्या एक व्यक्ति की जान की कीमत नहीं है उतने व्यक्तियों के आनंद के आगे? सोचिए, इस पे विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि क्या यह सही है। कमेंट बॉक्स में आपका जो विचार है उनका स्वागत है। जब तक हम आगे चलते हैं, यह हमने जाना कि बेंथम की विचारधारा का समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। आगे चलते हैं और बताते हैं बेंथम ने सुख की गणना का क्या मतलब बताया। भाई साहब, बेंथम ने सुख की गणना कर दी, सुख की गणना कर दी। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 किलो, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना है सुख? 1 किलो सुख, 2 किलो सुख? आपको रील्स देखकर कितना किलो सुख मिलता है, 1 किलो या 2 किलो? गणना कैसे करते हैं बेंथम सुख की गणना? देखिए कैलकुलेशन। बेंथम कहते हैं कि देखिए, सुख की गणना एक मेथड है और कौन सा कार्य या नीति कितना सुख लाती है कितना दुख लाती है, इसकी गणना विभिन्न कारकों से की जाती है। क्या है कारक? कि जो सुख मिला हमें किसी कार्य करने से, उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी अवधि कितनी है, उसकी निश्चितता कितनी है, उसकी निकटता कितनी है और वह कितने लोगों को प्रभावित करता है। तो इसकी गणना की जाएगी और गणना करने के बाद ही उस कार्य को सही या गलत ठहराया जा सकता है। ये कहा है बेंथम ने कि सुख की गणना की जा सकती है, उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। बस जानना यह है कि मिलने वाले सुख की तीव्रता कितनी है, निकटता कितनी है, निश्चितता कितनी है, अवधि कितनी है और वह कितने लोगों को इफेक्ट करता है। बस ये डाटा आप जुटा लीजिए और आप सुख की गणना कर सकते हैं। बेंथम का कहना है। आपका क्या विचार है? क्या की जा सकती है, क्या व्यवहारिक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे चलते हैं और बात करते हैं गुरु और चेले की। कौन है गुरु और कौन है चेला? बेंथम गुरु है और चेला मिल है। तो क्या दोनों के विचार एक जैसे हो सकते हैं? क्या गुरु और चेले के विचार एक जैसे हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ विचार मिलेंगे लेकिन कुछ में डिफरेंस आएगा। मिल जो शिष्य हैं बेंथम के, उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं बेंथम के उपयोगितावाद में। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद को आगे तो बढ़ाया है लेकिन कुछ संशोधन भी किए हैं। बेंथम का उपयोगितावाद मात्रात्मक था, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जिसका अर्थ था कि केवल खुशी की मात्रा को ध्यान में रखा जाए, क्वांटिटी पे बल। जबकि मिल ने गुणात्मक उपयोगितावाद का समर्थन किया है, क्वालिटी पर बल, गुणात्मक, क्वालिटी, क्वांटिटी वर्सेज क्वालिटी पर बल देते हैं मिल। गुणात्मक उपयोगितावाद का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने सुख की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की बात कही है। मिल ने तर्क दिया है कि सभी प्रकार के सुख समान नहीं होते, कुछ सुख उच्चतर होते हैं जैसे कि बौद्धिक और नैतिक सुख। समझ में आया कुछ? चलिए उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा उदाहरण से ही समझ में आता है। बेंथम कहते हैं कि एक गेम होता है पुशपिन का गेम, पुशपिन का एक गेम होता है और दूसरा एक होता है काव्य पाठ। तो पुशपिन से मिलने वाला सुख इज इक्वल्स टू काव्य पाठ से सुख मिलने वाला सुख। बेंथम की नजर में पुशपिन जो एक खेल है उससे मिलने वाला सुख भी काव्य पाठ से मिलने वाले सुख के बराबर होता है। लेकिन मिल कहते हैं कि ऐसा नहीं है बरखुरदार। पुशपिन से मिलने वाला जो सुख है वह मात्रात्मक रूप में ज्यादा हो सकता है, लेकिन कविता पाठ से मिलने वाला सुख गुणात्मक रूप में ज्यादा है। समझ में आया? चलिए, जब चीजें समझ में ना आए तो हमें उसे अपने ऊपर लेना चाहिए, अपने साथ जो घटित होता है उससे लेना चाहिए।
आजकल आपसे क्या घटित होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। इंस्टाग्राम आप सब लोग चलाते हैं और उस पर रील्स देखना आपको बहुत पसंद है, बहुत घंटे घंटे निकाल देते हैं आप उन पर रील्स देखते देखते, और ये स्विप किया, ये पसंद नहीं, ये स्विप किया, ये पसंद नहीं। तो जैसे ही रील्स देखते हैं आप और घंटे घंटे आप उसमें लगे रहते हैं, इसका मतलब कि आपका इंटरेस्ट है रील्स देखने में, आपको सुख मिल रहा है रील्स देखने में। लेकिन ये जो आपको सुख मिलता है रील्स को देखने में, उससे सिर्फ आपका मात्रात्मक सुख इंक्रीज होता है। क्वांटिटी में वो सुख ज्यादा है, लेकिन वह क्वालिटी में बिल्कुल भी जीरो है। उससे आपको कोई भी प्रोडक्टिव चीज नहीं मिलती। हो सकता है कुछ मोटिवेशनल रील्स होती हैं जहां से मिल सकता है, लेकिन अधिकतर 90% रील्स तो फालतू की होती है, बकवास उसमें की जाती है। जिस बकवास को देखकर आपको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वहां पर आप के अंदर कुछ एडिशन नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, आपकी नॉलेज में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, आपके भविष्य को फ्यूचर में अच्छा बनाने का कोई भी तरीका उसमें नहीं बताया जाता है। तो सिर्फ क्वांटिटी है वहां पर, क्वांटिटी रूप में आपको अधिक सुख रील्स से देखने पर मिल सकता है, लेकिन क्वालिटी अगर आपको चाहिए, गुणवत्ता अगर आपको चाहिए, तो आपको देखनी होंगी एजुकेशनल वीडियो। वह है जहां पर आपको गुणवत्ता मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। क्योंकि जब आप एक एजुकेशनल वीडियो देखते हैं और उससे आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का उपयोग आप अपने सामाजिक जीवन में भी कर सकते हैं, और वही ज्ञान भी आपका एग्जाम में आएगा। जब आप एग्जाम में पेपर देने बैठोगे और एक क्वेश्चन जो उस पेपर में आएगा और वह आपको आता होगा, उस वक्त जो खुशी और जो आनंद और जो सुख की अनुभूति आपको होगी, वह उन रील्स को देखकर नहीं होगी। उसकी जो क्वालिटी होगी, उस सुख की जो क्वालिटी होगी, वो बहुत अधिक होगी। और आप महसूस करना इस चीज को। आप आज पढ़िए, एजुकेशनल वीडियो देखिए ज्यादा से ज्यादा, और एंगेज रहिए एजुकेशनल चैनल्स के साथ, और देखिए जो क्वेश्चंस अगर आपको कोई मिलता है, आप जो नॉलेज आप लेते हो और वही नॉलेज आपको एग्जाम में काम आती है, उस एग्जाम पेपर को हल करने में आपको कितनी सुखी मिलती है, कितना खुश आप होंगे उस वक्त कि आपको वह क्वेश्चन का आंसर आता है। घर पे आके भी खुश होंगे और कई दिनों तक आप खुश रहेंगे। लेकिन वही चीज जब आपको नहीं आएगी, आपसे मिस हो जाएगी, आपको कोई क्वेश्चन हल नहीं होगा, उस वक्त जो आपको दुख प्राप्त होगा, वो देखिए आप कितना रिग्रेट फील करेंगे, कितने दिनों तक आप डिप्रेशन में रहेंगे। तो यही बताने का प्रयास यहाँ पर मिल कर रहे हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो गुणवत्ता पूर्वक होते हैं। जब मैंने जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया था यूट्यूब पर, तो मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि देखिए एजुकेशनल वीडियोज को लोग कम देखते हैं, आजकल पसंद करते हैं लोग रील्स को देखना, कॉमेडीज को देखना, अदर एक्टिविटीज को देखना। कोई तो अपने डेली लाइफ को, रिटर्न की लाइफ को दिखाता रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो इस तरह की वीडियोज को व्यू ज्यादा आते हैं। मैंने कहा भाई इस तरह की वीडियोज को व्यू बिल्कुल ज्यादा आते हों, लेकिन मेरी वीडियो को भले ही 10 लोग देखें, 15 लोग देखें, 50 देखें, 100 देखें, लेकिन जो देखेंगे उनकी कुछ इंक्रीमेंट होगा, उनकी नॉलेज में, उनके भविष्य में वह काम आएगा। जब वह एग्जाम देने बैठेंगे तब वह काम आएगा, जब वह जॉब लग जाएंगे तब वह काम आएगा, जब उनकी पहले मंथ की सैलरी आएगी तब उनको जो खुशी उत्पन्न होगी। जो 50 साल तक वह जॉब करेंगे और हर महीने उनके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा, अब बैलेंस, जो उन्हें मेहनत का फल मिलेगा, उस वक्त जो उनकी खुशी होगी वह ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है 1 घंटे या 2 घंटे की रील्स की खुशी से ज्यादा, मेरे लिए तो। इसलिए मैंने ये फील्ड चुनी। अब यही बताने का प्रयास मिल कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी और क्वालिटी जो सुख होता है उसमें क्या अंतर है, बेंथम में और मिल के उपयोगितावाद में क्या अंतर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप भी इसके ऊपर सोचिए क्या होता है और वो भी बताइए। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पैनोप्टिकन योजना के बारे में। ये कौन सी योजना आ गई? बेंथम ने जेल सुधार के ऊपर कुछ विचार दिए हैं। बेंथम कहते हैं कि मैं एक मॉडल बनाऊंगा। मैंने एक मॉडल का विचार प्रस्तुत किया है और जिसमें कैदियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। और इस मॉडल में क्या होगा कि एक अंडाकार जेल होगी और उसके बीच में एक होगा केंद्रीय वॉच टावर। अब इस वॉच टावर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को बैठा दिया जाएगा जो निगरानी रखेंगे सभी कैदियों पर सर्च लाइट के। अब सर्च लाइट से जो कैदियों पर निगरानी रखी जा रही है, तो कैदियों को पता है कि इस वॉच टावर में कोई ना कोई बैठा हुआ है जो हम पे लगातार निगरानी बनाए हुए है, इसलिए वह आत्म नियंत्रण में रहेंगे। अब महीने 2 महीने तक आप उसमें वॉच टावर में सिक्योरिटी गार्ड को बैठा के रखिए और महीने 2 महीने के बाद उसको हटा लीजिए।
फिर भी कैदी डिसिप्लिन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कैदियों को लगता है कि इस वॉच टावर में जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है वह अभी भी बैठा हुआ है और लगातार उन पर निगरानी बने हुए है, तो इसलिए लगती है। तो इस ये पैराप्टिकल योजना आपने कहीं अपने जीवन में देखी है क्या? बिल्कुल देखी होगी। कई जगह आप स्कूल में, कॉलेज में गए होंगे तो वहां पर लगा रहता है एक एक A4 साइज का पेपर चिपका होता है और उस पर लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं। अब कैमरे जो लगे हुए हैं, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि ये कैमरे चालू हैं या फिर बंद हैं? अगर वो जो कैमरे हैं वह बंद भी हों फिर भी आपको लगता है कि यार निगरानी तो है, और चालू हो तो भी, क्योंकि एक अनुशासन का प्रतीक हो जाता है। आपको लगता है कि कोई ना कोई तो हम पर निगाह बनाए हुए है। यही बैंथम ने आज से 200 साल पहले इस तकनीक को इस्तेमाल कर लिया था। अगर इसका एक मॉडल देखते हैं, मैं इसका मॉडल लेके आया हूं। देखिए, ये एक वॉच टावर है जो बीचों बीच है और चारों तरफ एक अंडाकार सेल है और इस सर्च लाइट से इस पर निगाह रखी जा रही है। तो यही एक पैनोप्टिकल का मॉडल है। इन ये जो सेल्स बनी हुई हैं इनमें कैदी रहते हैं, इससे निगाह रखी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और बैंथम के उपयोगितावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। देखिए, बैंथम के उपयोगितावाद की आलोचना हम लगभग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर और देख लेते हैं डिटेल में। बैंथम एक तो केवल परिणामों पर जोर देते हैं। बैंथम कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। अब ये तो लास्ट हो गया, परिणाम हो गया। परिणाम तो लास्ट में मिलता है, सुख हमें किसी भी कार्य को करने के बिल्कुल रिजल्ट है ये तो रिजल्ट ये होना चाहिए कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। परिणामवादी विचारधारा है, क्योंकि कार्य कोई सा भी हो रिजल्ट सही होना चाहिए। कहने का मतलब दो लाइन में ये है कि कार्य कोई सा भी हो रिजल्ट होना चाहिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये परिणामवादी विचारधारा है, तो इस तरह से भी आलोचना की जाती है। कार्यों के नैतिक मूल्यों की अनदेखी की जाती है। बिल्कुल, जो नैतिक, मैंने बोला ना कि अगर किसी भी कार्य को करने से अगर 51% लोगों को खुशी मिलती है, एक स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को अगर एक व्यक्ति के मरने से खुशी मिलती है, एक व्यक्ति को अगर बैल बड़ी निर्मम हत्या उसकी कर देता है सबके सामने स्टेडियम में और सभी लोग उसको ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, मजा आ गया, तो यह एक नैतिक मूल्यों का पतन है बैंथम की इस विचारधारा में। इसलिए भी यहाँ पर बैंथम की आलोचना की जाती है। इसके अतिरिक्त जो बैंथम है उसका पूरा ध्यान बहुसंख्यक की ओर है। अल्पसंख्यक कहाँ गए? अल्पसंख्यक क्या ह्यूमन नहीं है? 51% लोगों की खुशी के लिए आप 49% के लोगों के दुखी कर सकते हैं, ये कौन सी बात हो गई? यहाँ पे भी आलोचना बैंथम की जाती है। इसके अलावा बैंथम के उपयोगितावाद की यह भी आलोचना की जाती है कि ये जो खुशी की मात्रात्मक गणना कैसे करोगे भाई? 1% खुशी, 2% खुशी, 50% खुशी, 100% खुशी, 1 किलो खुशी, 2 लीटर खुशी, कैसे नापोगे यार? क्वांटिटी ये कोई तरल पदार्थ नहीं है, या कोई ठोस पदार्थ नहीं है, इसको कैसे नापोगे आप? कौन सी ऐसी मशीन बनाओगे? अब तीसरी चीज इसमें है कि सुख और दुख के मापन का कोई सटीक पैमाना नहीं हो सकता है। तो यह देखा हमने कि बैंथम की आलोचना किन किन आधारों पर की गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। नैतिक मूल्यों की अनदेखी है, अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों का हनन है, खुशी की मात्रात्मक गणना का व्यवहारिक नहीं होना है, इसके अलावा सुख और दुख को मापने का कोई सटीक पैमाना भी नहीं है। तो बैंथम की इन आलोचनाओं पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आने वाले वीडियोज में आपको कुछ एडिशन चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वह भी आपके सुझाव, सजेशंस बिल्कुल वेलकम हैं, आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसको साझा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी बने, एक क्लासरूम जैसा माहौल बनना चाहिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा और हो जाते हैं तो मैं लाइव आने का प्रयास करूंगा। लाइव सेशंस हम करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस को इतनी गहराई से समझना शुरू करेंगे। जैसे जैसे एक थोड़ा सा दायरा बढ़ता है और लोग थोड़े से ज़्यादा जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे मैटर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें आप बिल्कुल यकीन मानिए। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और यहाँ पर स्टार्ट की है, वह भी आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं PYQ को लेके आया हूँ। PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, आप मेरे चैनल पर जाइए और शॉर्ट्स के सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको मेरे PYQ मिलेंगे। मैं डेली बेसिस पे वहां पर PYQ डाल रहा हूँ जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड। RPSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे अन्य बोर्ड हो, चाहे वो UGC नेट हो,
तो वे जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं वह मैं डालता हूं। अब आप कहोगे सर इसका क्या फायदा है, पीवाईक्यू का क्या फायदा है, हमने तो पढ़ाई नहीं है, अब पीवाईक्यू को पढ़ के हम क्या करें, अभी से तो हमने पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए पीवाईक्यू को सिलेबस कंप्लीट होने से पहले ही देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, उसका फायदा मैं आपको बताता हूं। जो पीवाईक्यू होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जब हम किसी टॉपिक से रिलेटेड उसका क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से बोर्ड द्वारा पूछा जाता है, तो किस प्रकार से क्या फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है वह पता चलता है। फिर जब हमें पैटर्न पता चल जाता है तो फिर हम जब उसे पढ़ते हैं तो हमें उन चीज़ों पर अपने आप ही गौर हो जाता है, उन चीज़ों पर हम अपने आप ही हाईलाइट हो जाते हैं, वह शब्द हाईलाइट हो जाते हैं कि जिस फील्ड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। कि मान लीजिए अब बैंथम है और बैंथम से रिलेटेड कोई उनकी बुक से रिलेटेड या कोई जो पुष्पिन और काव्य पाठ वाला जो कंसेप्ट था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा जब आप बुक पढ़ेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इस तरह का क्वेश्चन आया था और उसका आंसर इस प्रकार से है। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।